सुबह का समय साधना रसोई में पसीने से तरबदर होकर पूरे परिवार का खाना बना रही थी। तभी छोटी बहू काव्या वहां आती है। काव्या दुखी होकर, साधना भाभी, मैं रोज सुबह से शाम तक आपको इसी तरह कोल्हू के बेल की तरह पिसते हुए देखती हूँ। सुबह 4 बजे से आपकी मशीन शुरू होती है और रात के 12 बजे बंद होती है। फिर भी इस घर में आपकी कोई इज्जत नहीं है। हर छोटी बात पर माँ जी और भैया आपको खरी खोटी सुना देते हैं। क्या आपको इस तरह की जिंदगी से बुरा नहीं लगता? साधना आंखों में आंसू छिपाते हुए फीकी मुस्कान के साथ, काव्या, किस्मत में जो लिखा है वो तो भुगतना ही पड़ेगा ना। मैं तो इस घर की बड़ी बहू हूँ। माँ जी कहती है कि बड़ी बहू का काम सिर्फ त्याग करना होता है। मेरे मायके वाले गरीब है, वो सोचते हैं कि बेटी ससुराल में राज कर रही है। अब घर की शांति के लिए मुझे ही चुप रहना पड़ता है। काव्या गुस्से में, भाभी, घर की शांति का ठेका क्या सिर्फ आपने अकेले ने ले रखा है? ये शांति नहीं, गुलामी है। आपकी इसी खामोशी ने उन लोगों के हौसले बढ़ा दिए हैं। आप खुद को अकेला मत समझिए, मैं आपके साथ हूँ। रही बात पैसों की, तो आप इतनी अच्छी पेंटिंग और सिलाई कढ़ाई जानती है। मैं आपको घर बैठे कमाने का जरिया बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको इस घर में अपनी मुक्त की सेवा बंद करनी होगी। आपको अपनी कीमत समझनी होगी। साधना डरते हुए, लेकिन काव्या, मैं क्या करूं? ये लोग तो मुझे सांस भी अपनी मर्जी से लेने देते। अगर मैं एक दिन भी बैठ गई तो घर में महाभारत खड़ी हो जाएगी। काव्या मुस्कुराते हुए, महाभारत होने दीजिए भाभी, क्योंकि बिना युद्ध के हक नहीं मिलता। बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा कीजिए। अगली सुबह पूरा परिवार डाइनिंग रूम में बैठा था। अचानक रसोई से बहुत तेज बर्तन गिरने की आवाज आती है, धड़ाम, और साथ ही साधना की एक दर्दनाक चीख गूंजती है। सभी भागकर रसोई में जाते हैं। साधना जमीन पर खड़ी दर्द से कररा रही थी और चारों तरफ बर्तन बिखर पड़े थे। देवकी जी, सास, कमर पर हाथ रखते हुए गुस्से में, अरे साधना, सुबह सुबह ये क्या अपशगुन कर दिया? देखकर काम नहीं होता क्या? महारानी की तरह पैर फैलाकर गिर गई। सुबह का समय है, सबको ऑफिस जाना है। अभी तक चाय का पानी तक नहीं उबला। काव्या दौड़कर साधना को संभालते हुए, माँ जी, आपकी बहू जमीन पर तड़प रही है और आपको सुबह की चाय की पड़ी है। क्या इंसानियत मर गई है? साधना रोते हुए, काव्या, मेरा पैर मुझसे उठा नहीं जा रहा। काव्या जेठ आलोक से, भैया, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? भाभी से पैर हिलाया भी नहीं जा रहा है। इन्हें गोद में उठाकर और कमरे में ले जाइए। आलोक हिचकिचाते हुए अपनी माँ देवकी जी की तरफ देखता है। देवकी जी आंख तैराते हुए, अब क्या ये रसोई में ही पड़ी रहेगी क्या? आलोक, ले जा इसे कमरे में। आज तो मेरा दिन ही खराब कर दिया इसने। साधना का कमरा काव्या सबको बाहर भेज देती है और दरवाजा बंद कर लेती है। काव्या धीमे से हंसते हुए, भाभी उठिए, हमारा पहला दाव बिल्कुल सही बैठा है। अब दर्द का नाटक चालू रखना। साधना घबराकर, काव्या, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर माँ जी को पता चला तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। काव्या, आप फिक्र मत कीजिए, अब इस नाटक को इसके अंजाम तक ले जाना ही होगा। काव्या दरवाजा खोलती है और बाहर आकर देवकी जी से कहती है, काव्या, माँ जी, भैया भाभी की हालत बहुत खराब है। मैं आज ऑफिस की अक्सर में छुट्टी ले रही हूँ। मैं इन्हें अस्पताल लेकर जा रही हूँ ताकि घर के पुरुष का ऑफिस खराब ना हो। तब तक माँ जी नाश्ता संभाल लीजिएगा। देवकी जी खुश होकर, हाँ हाँ काव्या, तुम बहुत समझदार हो। आज ब्रेड बटर से काम चला लेते हैं। दोपहर का समय था। काव्या और साधना अस्पताल से लौटी। साधना के एक हाथों और एक पैर पर भारी सफेद प्लास्टर चढ़ा हुआ था। वह बैसाखी के सहारे चल रही थी। देवकी जी प्लास्टर देखकर चौंक गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? इतना बड़ा प्लास्टर? काव्या, हाँ माँ जी, डॉक्टर ने कहा है कि पैर की हड्डी में गंभीर फ्रैक्चर है। पूरे 2 महीनों तक भाभी बेड रेस्ट पर रहेगी। पैर जमीन पर भी नहीं रखना है। देवकी जी माथा पकड़कर, 2 महीने? तो फिर घर का खाना कौन बनाएगा? कपड़े कौन धोएगा? काव्या, माँ जी, मैंने सुबह आपसे खाना बनाने को कहा था। क्या खाना तैयार है? भाभी को दवा देनी है। देवकी जी झपते हुए, अरे मुझे क्या पता कौन सा मसाला कहाँ रखा है। साधना ने सब इतना फैला रखा है कि मुझे कुछ मिला ही नहीं। मैंने खाना नहीं बनाया। काव्या कटाक्ष करते हुए, वाह माँ जी, वैसे तो आपकी नजर पे भाभी को कुछ काम नहीं आता था और आज एक दिन आपको रसोई संभालनी पड़ी तो आपको मसाले के डिब्बे तक नहीं मिले। कोई बात नहीं, मैं बाहर से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देती हूँ। रात का समय। दोनों भाई आलोक और विवेक ऑफिस से थक कर लौटे। घर का नजारा बदला हुआ। हर तरफ कचरा, बिखरे कपड़े और उदासी। विवेक,
माँ बहुत भूख लगी है, खाना लाओ। देवकी जी थकी हुई आवाज में। बेटा खाना तो बाहर से मंगाया है, साधना को 2 महीने का प्लास्टर चढ़ गया है। आलोक परेशान होकर, क्या 2 महीने? तो कल सुबह हमारे ऑफिस का टिफिन कौन बनाएगा, मेरे कपड़े प्रेस कौन करेगा? काव्या, भैया कल से मुझे भी ऑफिस जाना होगा, सुबह झाड़ू पोछा तो मैं कर दूंगी, लेकिन दोपहर और रात का खाना माँ जी को ही बनाना होगा। और हाँ, मुझे तो सिर्फ मैगी और पास्ता बनाना आता है, वही खाना तो ही अच्छा बनाती है। देवकी जी हाथ जोड़कर, अरे नहीं नहीं, मुझसे इस उम्र में चूल्हा चौका नहीं होगा, मेरी तो आदत ही छूट गई है। एक काम करते हैं, साधना के 2 महीने के लिए उसके मायके छोड़ आते हैं और यहाँ घर के काम के लिए 2 नौकरानी रख लेते हैं। काव्या मन ही मन मुस्कुराते हुए, माँ जी ये तो बहुत गलत बात है, जब तक भाभी ठीक थी उन्होंने आपकी दिन रात सेवा की, आज जब उन्हें आपकी सेवा की जरूरत है आप उन्हें मायके भेज रही हो। वैसे भी आप उन्हें कभी मायके जाने नहीं देती थी। साधना कमरे के अंदर से कमजोर भरी आवाज में, काव्या माँ जी ठीक कह रही है, मुझे मायके ही जाने दो, यहाँ मुझे शारीरिक आराम तो मिल जाएगा, लेकिन जो बातें सुनने को मिलेगा उससे मेरा मानसिक सुकून छीन जाएगा। साधना के मायके गए 1 महीने बीत चुका था, घर की हालत बदतर हो चुकी थी। आलोक फटे और बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहनकर परेशान घूम रहा था। वे एक रोज ऑफिस लेट पहुंच रहा था क्योंकि सुबह खुद चाय बनानी पड़ती थी। आलोक गुस्से में अपनी माँ से, माँ ये क्या तमाशा है, जब से साधना गई एक दिन भी ढंग से चाय नहीं मिली, कपड़े खुद प्रेस करने पड़ते हैं, नौकरानियां काम चोरी करती है। वेग, हाँ माँ, ऑफिस में बॉस से रोज डांट खानी पड़ रही है। साधना भाभी थी तो सुबह 8 बजे टिफिन हाथ में तैयार मिलता था, आज अपनी अहमियत समझ आ रही है कि वो हमारे लिए क्या थी। देवकी जी आंखों में पछतावे के आंसू लिए बिखरे हुए घर को देखते हुए, तुम सच कह रहे हो बेटा, हमने उस बेचारी को बहू नहीं इस घर की बदुआ मजदूर समझ रखा था। 2 नौकरानी रख ली पर कोई इस बूढ़ी माँ को पानी का गिलास तक पूछने वाला नहीं है। वो लड़की इस घर की आत्मा थी, उसके बिना यह घर एक बेजान लाश बन गया है। रात का डिनर टेबल, सब बाहर का बेस्वाद खाना खा रहे थे। काव्या, माँ जी भैया, अब जब आपको भाभी की कीमत समझ आ गई है तो मेरे कुछ नियम है। भाभी के वापस आने के बाद भी ये 2 नौकरानी घर पर रहेगी, झाड़ू पोछा और बर्तन का काम वही करेगी। देवकी जी सहमति से सिर हिलाते हुए, हाँ काव्या बिल्कुल, साधना अब सिर्फ आराम करेगी, वो रसोई की रानी बनेगी, नौकरानी नहीं। वेग, और उनका वेतन हम दोनों भाई और काव्या मिलकर देंगे। आलोक भावुक होकर, मुझे माफ कर देना काव्या, मैंने अपनी पत्नी की कभी कदर नहीं की। अब से साधना को इस घर में पूरा मान सम्मान मिलेगा, जो गए लक्ष्मी का हक होता है। हम उसे हर महीने उसके निजी खर्च के लिए अलग से पैसे भी देंगे। साधना का मायका पूरा परिवार गाजे बाजे और मिठाई के साथ साधना को लेने पहुंचा। साधना अब बिल्कुल ठीक हो गई थी। देवकी जी साधना को गले लगाकर रोने लगी। देवकी जी मुझे माफ कर दे बहू, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब तू घर की नौकरानी नहीं मालकिन बनकर रहेगी। साधना के गले लगते हुए, देखा भाभी, हमारी योजना कामयाब रही, अब पूरे परिवार को आपकी कीमत पता चल गई। साधना काव्या के हाथ चूमते हुए, काव्या अगर आज तुम मेरे जीवन में न होती तो मैं घुट घुट कर मर जाती। लोग कहते हैं कि देवरानी जिठानी दुश्मन होती है, लेकिन भगवान हर लड़की को तुम्हारी जैसी बहन और देवरानी दे। काव्या काली उंगली दिखाती हुई मुस्कुराकर, सा भाभी, यह राज हमेशा गुप्त रहना चाहिए। अभी घर जाकर कुछ दिन थोड़ा लंगड़ कर चलने का नाटक करना, वरना हमारी पोल खुल जाएगी। दोनों जोर से हंस पड़ती है और स्किन धीरे धीरे धुंधली हो जाती है। तो दोस्तों, घर की बहू कोई मशीन नहीं होती, वह प्यार और सम्मान की भूखी होती है। जब तक वो चुपचाप सब सहती है, लोग उसे कमजोर समझते हैं। अपनी गृहलक्ष्मी का सम्मान कीजिए, वरना उसके जाने के बाद घर घर नहीं रहता। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और ऐसी दिल छूने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।